हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुल। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोशिका अर्थात सेल। और आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के पीआईक्यूज। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विगुणित गुणसूत्र किस कोशिका विभाजन विधि से अगुणित युग्मों में विभाजित होते हैं। तो पूछ रहा है द्विगुणित गुणसूत्र किस में विभाजित हो रहा है, अगुणित युग्मकों में। ठीक है, एक गुणसूत्र है 2n और विभाजित किस में हो रहा है, अगुणित युग्मकों में n अर्थात क्या हो रही है यहाँ पे, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन कब देखा जाता है, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स फॉर्मेशन अर्थात जब स्पर्म या एग सेल बनता है ह्यूमन में। ओके, तो समसूत्री विभाजन देखते हैं, माइटोसिस। इसमें क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम विभाजित होते हैं 2n में ही। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी चेंज नहीं देखा जाता है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे कॉमन जो है वो समसूत्री विभाजन ही है, माइटोसिस ही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है अमितीय विभाजन, अमाइटोसिस। अमाइटोसिस जो है इसमें ये रैपिड विभाजन है, इसको हम न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं। और ये किस में देखा जाता है, कभी कभी देखा जाता है जब क्या होता है, जैसे ट्यूमर में या प्लेसेंटा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। लिख देता हूं, ठीक है, अमाइटोसिस। अमाइटोसिस किस में देखा जाता है, अपरा में, प्लेसेंटा में। और अपरा में भी किस में, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका में। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका में। और शरीर में कहीं भी अगर ट्यूमर बनता है या कुछ ऐसे गांठें वांठें बनती हैं, तभी भी किसके कारण बनती हैं, वो अमाइटोसिस के कारण बनती है, अमितीय विभाजन के कारण। और चौथा ऑप्शन हमारा है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। ये देखा जाता है अमीबा में। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल असेक्सुअल डिवीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जीव में कोशिका भित्ति कहाँ स्थित होती है। कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, कहाँ स्थित होती है, जंतु कोशिका। गलत है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस है एक मेजर, किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका में क्या होता है, सेल वॉल रहती है, कोशिका भित्ति रहती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और यहां अनुपस्थित रहती है कोशिका भित्ति, किसमें, जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या रहता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, और इसी के अंदर होता है सेंट्रियोल। वो जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है लेकिन पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। और ऐसी और भी चीजें जैसे प्लास्टिड, प्लास्टिड प्लास्टिड जैसे कि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल, इसी का ही एक पार्ट है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड पादप कोशिका में तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। और क्या होता है, बड़ी वैक्यूल, रसधानी बोलते हैं जिसको हम, लार्ज वैक्यूल, बड़ी रसधानी, वो भी केवल किसमें, पादप कोशिका में प्रेजेंट रहती है। तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, गलत है। जंतु कोशिका बोल रहा है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं। दूसरा है पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर नहीं, प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर नहीं रहता है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति रहती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा जंतु कोशिका, फिर जंतु कोशिका बोल रहा है तो ये गलत है। ठीक है, तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। ठीक है, दृढ़ता प्रदान करती है, कठोरता प्रदान करती है कोशिका भित्ति। और क्या करती है, बाहरी प्रीडेटर्स जो कि कोशिका को नुकसान पहुंचाते हैं उससे बचाव करती है कोशिका भित्ति। और पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है, सेल्यूलोज से बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक कोशिकीय जीव का दो बराबर पुत्री। अब यहां पर पूछ रहा है, एक कोशिकीय जीव है,
दो बराबर पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होना जिसमें समान अनुवांशिक पदार्थ होते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं। द स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स कंटेनिंग आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल इज टर्म एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा संयुग्मन, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? बैक्टीरिया में होता है सेक्स पिला से। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये क्या है? सेक्स पिला है। दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ेगा तो कंजुगेशन होगा। तो ये किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है। इसमें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होती है कोशिका, बैक्टीरिया। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में भी लिख देता हूं, जीवाणु। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा में होता है बेसिकली। एक उभार उत्पन्न होता है हाइड्रा में, और ये उभार विकसित होके नीचे गिरता है और नया हाइड्रा उत्पन्न कर देता है, नया जीव उत्पन्न कर देता है। तो ये किस में होता है? हाइड्रा में होता है। इसमें भी दो बराबर पुत्री कोशिकाएं नहीं बनती हैं। ठीक है, हाइड्रा। बीजाणु निर्माण किस में होता है? बेसिकली कवकों में होता है। राइजोपस नाम का कवक है, इसमें क्या होता है? बीजाणु निर्माण होता है। और द्विखंडन किस में होता है? अभी बताया, अमीबा में होता है। और इसमें क्या होता है? दो बराबर पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है एक कोशिका। इस टाइप से होता है, देखा होगा आपने, कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इस टाइप से एक अमीबा रहता है और वो दो अमीबा में विभाजित हो जाता है, और सेम साइज के दो अमीबा रहते हैं। यही पूछ रहा है, दो बराबर पुत्री कोशिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? द्विखंडन, बाइनरी फिजन। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में एटीपी उत्पन्न करने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पर्याप्त सतही क्षेत्रफल होता है? अब एटीपी उत्पन्न, ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न करने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पर्याप्त सतही क्षेत्रफल होता है। तो ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं कोशिका का? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो एटीपी उत्पन्न कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम क्या करता है फिर? लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम? आत्मघाती थैली बोलते हैं। पहले तो लिख लेते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं इसको आत्मघाती थैली? क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं, या जो सेल ऑर्गेनल काम नहीं करते उन सेल ऑर्गेनल को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। और वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल एक सेंट्रल कैविटी होती है, खाली स्थान कोशिका का। जैसे पादप कोशिका है ना, इस टाइप से पादप कोशिका है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? एक सेंट्रल कैविटी होती है, इसको ही क्या बोलते हैं? रसधानी बोलते हैं। ठीक है, रसधानी। और ये क्या करता है? संग्रहण करने का काम करता है, स्टोर करता है फूड को। क्या करता है? फूड को स्टोर करता है मेन। और स्फीति दाब बनाए रखता है। क्या करता है? स्फीति दाब। क्वेश्चन आ सकता है, स्फीति दाब के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? स्फीति दाब। अब स्फीति दाब होता क्या है? जब यहां फूड स्टोर हुआ, ये फूल गई, वैक्यूल फूल गया, तो कोशिका पे क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा बाहर की ओर। ठीक है, दाब पड़ा, तो इससे क्या हो गई? कोशिका मजबूत हो गई, मीन्स टाइट हो गई। ठीक है, तो ये कोशिका को उसके साइज बनाए रखने के लिए स्फीति दाब के लिए भी जिम्मेदार है। कौन? वैक्यूल। और कोशिका भित्ति क्या काम करती है? अभी बताया था मैंने, ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। किसको? पादप कोशिका को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन जैसे छोटे अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं जबकि स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं? Why can teeny molecule like oxygen easily pass through the cell membrane but not the big ones like starch और प्रोटीन? क्यों कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं, छोटे अणु में झिल्ली से गुजरने के लिए विशेष ऊर्जा होती है? नहीं। ठीक है, कोई ऐसी ऊर्जा नहीं होती। बड़े अणुओं को प्रवेश के लिए टूटना पड़ता है? नहीं। कोशिका झिल्ली कुछ चुनिंदा पदार्थों के लिए प्राग्मय होती है। यस, कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल लेयर बोलते हैं। ठीक है, चुनिंदा अर्धप्राग्मयी झिल्ली
लिख देता हूं यहां पे, चुनिंदा अर्धपरागमयी परागमयी झिल्ली। ठीक है, ये क्या करती है, उन्हीं पदार्थों को कोशिका के अंदर भेजने का काम करती है जो उसके लिए आवश्यक हैं, और उन पदार्थों को बाहर निकाल देती है जो अनावश्यक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कोशिका झिल्ली कुछ चुनिंदा पदार्थों के लिए परागमय होती है। और डी ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली पूरी तरह से ठोस होती है, नहीं लचीली होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष हैं क्योंकि उनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इस आधार पर वे क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशल बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, व्हाट कैन दे डू ऑन दिस बेसिस। ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है, किस पे कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम जो काम करता है, राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन निर्माण। और डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, हो सकता है। कोशिका में स्वयं गति करते हैं, नहीं। पौधों की तरह सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, नहीं। क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल की तो बात ही नहीं हो रही है भोजन बनाने के लिए। ठीक है, लाइसोसोम की तरह पदार्थ का पाचन करते हैं, नहीं, कोई पाचक एंजाइम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रहा है कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम है, और राइबोसोम किसके लिए उत्तरदायी है, मेन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए। तो इसका आंसर क्या है, अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विआधारी विखंडन के दौरान कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अभी अमीबा का मैंने चित्रण किया था कि एक अमीबा है, दो बराबर क्या बन गया, अमीबा बन गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण लाइसोसोम की वास्तविक जीवन में भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट इलस्ट्रेट द रियल लाइफ रोल ऑफ लाइसोसोम इन एक्शन। अभी मैंने क्या बताया, लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो है उसमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम जो क्या करते हैं, कोशिका के लिए अनावश्यक या बिना काम के ऑर्गन्स का क्या करता है, पाचन करता है या अपशिष्ट निपटान का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम, एक तंत्रिका कोशिका जो आपको दर्द महसूस कराने के लिए संकेत भेजती है, नहीं, यहां पर लाइसोसोम की बात हो रही है। ठीक है, एक श्वेत रक्त कोशिका जो हानिकारक जीवाणुओं को निगलकर नष्ट करती है। ठीक है, हो सकता है नष्ट करने का काम क्या करता है, राइबोसोम करता है, हो सकता है। एक हरा पत्ता जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, नहीं, क्लोरोफिल की तो बात ही नहीं हो रही, लाइसोसोम की बात हो रही है। एक लाल रक्त कोशिका जो मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाती है, नहीं, हीमोग्लोबिन की भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर इसमें हीमोग्लोबिन होता, क्लोरोफिल होता, तो हम देख सकते थे ऑप्शन सी या डी की ओर जा सकते थे। और तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है, नहीं, तो मैच कौन सा कर रहा है, बी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, एक श्वेत रक्त कोशिका जो हानिकारक जीवाणुओं को निगलकर नष्ट करती है। अब जो डब्ल्यूबीसीज होती है ना, उसमें राइबोसोम होता है, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, और प्रचुर मात्रा में होता है, ये मेन इंग्रेडिएंट है या मेन ऑर्गन है डब्ल्यूबीसीज का, राइबोसोम। तभी डब्ल्यूबीसीज क्या कर रही हैं, जीवाणुओं विषाणुओं से लड़ रही हैं, बीमारियों से लड़ रही हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज एक्यूरेट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य। अब केंद्रक का मुख्य कार्य पूछ रहा है, ऑप्शन देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन, क्या बताया था, ऊर्जा उत्पादन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं का निर्देशन, हो सकता है भोजन के भंडारण, क्या बताया था, भोजन का भंडारण,
वैक्यूल यानी राजधानी, ठीक है। ऑप्शन डी, अपशिष्ट पदार्थों का पाचन, पाचन कौन करता है? लाइसोसोम भाई, ठीक है, लाइसोसोम। तो बचा क्या? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं का निर्देशन करती है। जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो सबसे पहले विभाजित क्या होता है? केंद्रक होता है, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? अभी बताया था, ठीक है। लाइसोसोम का है, लाइसोसोम ऑप्शन नंबर डी। बाकी देख लेते हैं, राइबोसोम बता दिया, प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी बॉडी, ये क्या करता है? प्रोटीन को क्या करता है? पैकेजिंग करने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। और एक नाम और है पोस्टमैन, ये बहुत पूछता है जीडी में कि पोस्टमैन किसको कहते हैं? पोस्टमैन ऑफ द सेल, और यह ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाइसोसोम, क्योंकि पूछ रहा है आत्मघाती थैली, वो मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, कोशिका के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी जीवों में सभी कोशिकाओं का आकार समान होता है? ऐसा भी नहीं है। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, ना कि जीव के आकार से। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। एक होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, वो क्या है? एग सेल है, अंडाणु कहते हैं जिसको, अंडाणु, ठीक है। एग सेल क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, अंडाणु। आप कुछ लोगों के मन में तंत्रिका कोशिका का नाम भी आ रहा होगा। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, याद रखना। बड़ी कोशिका कौन सी है एरिया के हिसाब से? वह है अंडाणु, ठीक है। और जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है? लंबी कोशिका, वो है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको पता चल रहा है कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, ना कि जीव के आकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका है? लाइसोसोम से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों का पाचन, उत्पादों का परिवहन, एटीपी का उत्पादन, प्रोटीन का भंडारण। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बाहरी पदार्थों का क्या करता है? पाचन करता है। पाचन जहां पे भी आ रहा है, किसमें? कोशिका के वाले टॉपिक में, तो सबसे पहले क्या याद रखना? लाइसोसोम, ऑप्शन याद रखना, ठीक है। और उत्पादों का परिवहन, परिवहन की बात जहां पे भी कर रहा है वहां पे गोल्जी बॉडी और ईआर याद रखना। अभी बताता हूं इनके बीच संबंध, ठीक है। गोल्जी काय, गल्जी काय। एटीपी का उत्पादन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अभी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और प्रोटीन भंडारण, प्रोटीन का भंडारण की बात कर रहा है, ठीक है, टू स्टोर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, ठीक है। और प्रोटीन का भंडारण बहुत सारी कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। और मेनली इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस आएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका, और प्रोटीन भंडारण और पैकेजिंग का मेन गोल्जी बॉडी का ही काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कण की उपस्थिति के कारण माइक्रोस्कोप के नीचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका दिखाई देती है, ठीक है। अब अंतःद्रव्य जालिका है इस टाइप से। अब ये क्या दिखाई देती है? रफ, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो अगर राइबोसोम इसमें होते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या है?
प्रोटीन बनाना है। याद रखना, पाचन जहां पे आएगा लाइसोसोम, प्रोटीन का निर्माण जहां पे आएगा क्या, वहां पे क्या, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, तो कहीं देखते हैं, राइबोसोम है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, नाभिक परमाणु के भीतर पाए जाने वाले उप परमाणु कण हैं इनमें शामिल। अरे ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से आ गया, चलिए देखते हैं इसको भी। न्यूक्लियॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इनसाइड द एटम, दे कंसिस्ट ऑफ। अब क्या होता है, क्या पूछ रहा है, नाभिक परमाणु के भीतर पाए जाने वाले, नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, और ये अंदर क्या होता है, अंदर होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। और कक्षाओं में क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ये जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो पूछ आ रहा है, नाभिक परमाणु के भीतर पाए जाने वाले, भीतर पाए जाने वाले कौन कौन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की संरचनात्मक व्यवस्था का भाग नहीं है। साइटोप्लाज्म है, हृदय, हृदय नहीं है। अगर हृदय कोशिका अगर कुछ ऐसा होता ऑप्शन तो मान सकते थे। अभी देखते हैं नीचे, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और कोशिका भित्ति भी है। क्या है, संरचनात्मक व्यवस्था का भाग किसी कोशिका का। एक हार्ट नहीं है, तो जो नहीं है वही आंसर है, ठीक है, हार्ट इज अ राइट आंसर। समझ में आया ना, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो हार्ट कहाँ होता है, कोशिका में कोई हार्ट होता है क्या, ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर हार्ट बना होता है, लेकिन हार्ट नहीं होता है कोशिका में। साइटोप्लाज्म मिलता है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, लेकिन क्या नहीं है, हार्ट नहीं है। तो जो नहीं है वही है क्या आंसर, ठीक है, हार्ट इज अ राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन प्रजनन विधि द्वारा प्रजनन करता है। मल्टीपल फिजन की बात कर रहा है, ठीक है, बहु विभाजन प्रजनन विधि। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज बाय द मीन्स ऑफ मल्टीपल फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन है हमारे पास लिस्मेनिया, लिस्मेनिया सुना है नाम, क्या है, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। लिस्मेनिया क्या है, एक प्रोटोजोआ है, जो क्या करता है, काला आजार नामक रोग, काला आजार, कोई ऐसे लिखता है, कोई आजार अलग लिखता है, ठीक है, काला आजार, काला आजार रोग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटोजोआ, कौन, लिस्मेनिया, ठीक है। और इसको फैलाता को खुद चल के नहीं जाता है किसी के पास कि ये काट दिया या तेरे को काला आजार हो गया, इसको क्या करता है, सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। याद रखना इसको भी, सैंड फ्लाई। अब हमने देखना है कि प्रजनन ये क्या करता है, द्विखंडन करता है, बाइनरी फिजन करता है, ना कि मल्टीपल फिजन। क्या करता है, द्विखंडन करता है, द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन। अब मटर और हिबिस्कस, गुड़हल की बात कर रहे हैं, हिबिस्कस, ठीक है, ये क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर डी, तो 3 नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा आंसर, ठीक है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है जो क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। प्लाज्मोडियम इस तरीके का होता है, ठीक है, ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन। तो प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है, अरे मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसकी क्या होती है, वाहक होती है। जैसे सैंड फ्लाई इसकी है ना, लेस्मीनिया की, प्रोटोजोआ कलेक्ट किया, किसी को काटा तो उसको क्या हो गया, काला आजार हो गया। और ऐसे ही प्लाज्मोडियम किसी ने उठाया, मादा एनाफ्लीज ने, और किसी को काटा तो क्या हो गया, मलेरिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन डी,
अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन्स में कोशिका शरीर से जुड़े कई छोटे शाखाओं वाले भाग या प्रक्रम होते हैं। न्यूरॉन्स किस टाइप से होती है? न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ये जो शाखाएं हैं, ये क्या हैं? शाखाएं। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट। डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट्स। यहां पे क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? सेल बॉडी, बॉडी कोशिका काय, कोशिका काय। और फिर ऐसे, फिर ऐसे क्या करती है? लंबी कोशिका होती है, ऐसे जाती है। और ये क्या होते हैं? एक्सॉन रहते हैं, एक्सॉन, ठीक है। और एक्सॉन के चारों ओर कौन सी कोशिकाएं रहती हैं? ये याद रखना, ये आ सकता है स्वान कोशिकाएं, ठीक है, स्वान कोशिकाएं। और फिर क्या आता है? एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन सिरा। क्लियर है? अब जैसा भी बना हो देख लीजिए, ठीक है। तो पूछा गया था हमसे कोशिका शरीर से जुड़े कई छोटी शाखाओं वाले भाग पूछा था, शाखाओं वाले भाग। तो आंसर क्या है? डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना? अगला, गोल्जी तंत्र निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? द गोल्जी अपैरेटस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, ठीक है। गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी मैंने बात की थी 2-3 क्वेश्चन पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का आपस में क्या है? घनिष्ठ संबंध है भाई। तो पहले आंसर टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। करता क्या है देख लेते हैं। ईआर लिख दे रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ जाना। अब दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ, एक सॉफ्ट, एक चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और एक खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका क्या करती है? उसमें राइबोसोम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण का काम करती है। और चिकनी, उसमें राइबोसोम नहीं होता है तो लिपिड निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। तो ईआर दोनों का लिख दे रहा हूं मैं, आर ई आर और एस ई आर का, ठीक है। सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोनों का काम क्या है? लिपिड, लिपिड व प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण, लिपिड व प्रोटीन निर्माण, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी कैसे इससे संबंधित है? भाई इसने निर्माण कर दिया, पैकेज कौन करेगा? इन सब का पैकेजिंग कौन करेगा? वो करेगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग, पैकेजिंग करता है किसकी? प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। समझ में आ गया संबंध? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव के ऊतक का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ अ टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? ये भी टिश्यू है, विशिष्ट टिश्यू है ये तो। रक्त क्या है? एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरल संयोजी ऊतक क्या है? इकलौता तरल संयोजी ऊतक शरीर का कौन सा है? रक्त है। और मांसपेशी भी क्या है? टिश्यू। टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऊतक बोलते हैं। जैसे रक्त, रक्त में क्या आ जाता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट मिलकर क्या बनाती है? रक्त बनाती है ना। व्हाइट ब्लड सेल और क्या? रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, रक्त।
ऐसे ही हड्डी भी एक क्या है, ऊतक है, मांसपेशी भी ऊतक है, और हमसे पूछ रहा है ऊतक कौन नहीं है, तो न्यूरॉन क्या है, एक कोशिका है, कोशिका। तो जो नहीं है वही है आंसर, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, ऊतक नहीं है, तो न्यूरॉन ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका प्लाज्म होते हैं। अभी हमने न्यूरॉन बनाया था कहीं, देख लेते हैं। ये बनाया था न्यूरॉन, ठीक है, दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा। ये डेंड्राइट हो गए, कोशिका काय, इसमें केंद्रक है। तो पूछ क्या रहा है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य की बात कर रहा है, तो ये वाले भाग में होती है कोशिका काय। तो अगर वहां पे ऑप्शन होगा कोशिका काय या सेल बॉडी, तो वही आंसर होगा। तो न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका प्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, केंद्रक और साइटोप्लाज्म की। तो शरीर, कोशिका शरीर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, सेल बॉडी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अभी बताया था स्मूथ एसईआर क्या करता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या करती है, लिपिड का निर्माण करती है, का निर्माण। कहीं पे है प्रोटीन का संश्लेषण, ये एसईआर नहीं करता, आरईआर करता है। रफ, रफ है मतलब उसमें राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम है मतलब में कि प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। और लिपिड का निर्माण कौन कर रहा है, एसईआर, वही पूछ रहा है एसईआर, तो लिपिड होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य आवरण मौजूद होता है। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था। प्लाज्मा झिल्ली है, उसके बाहर क्या, कोशिका भित्ति रहती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही पूछ रहा है ना, प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य आवरण, वही कोशिका भित्ति, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये याद रखना, साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा झिल्ली देख लीजिए, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या है, कोशिका भित्ति, ये केंद्रक, और ये केंद्रक झिल्ली, ठीक है। केंद्रक के बाहर का आवरण क्या है, केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और जो इसके अंदर का है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। आप पूछ रहा है साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे हम। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, न्यूक्लियस नहीं आता साइटोप्लाज्म में, याद रखना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है। साइटोप्लाज्म याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो भी पार्ट रहता है उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है, लिपिड के लिए, 3 बार बता चुका हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक कोशिका विभाजित होकर 2 समरूप पुत्री कोशिकाएं बनाती है, जिसमें से प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। इस कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, वही पहला वाला क्वेश्चन जो था, 2n विभाजित होकर क्या बना रहा है, 2 पुत्री कोशिकाएं बना रहा है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, बराबर है, 2n 2n 2n, तीनों में बराबर है। तो इसको क्या बोल देते हैं, समसूत्री विभाजन। और मुकुलन क्या होता है, हाइड्रा में जैसे बताया था कि एक उभार उत्पन्न होता है, एक उभार यहां से उत्पन्न होता है, और ये थोड़ा विकसित होकर क्या करता है, गिर जाता है और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। और ये किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, साइटोकाइनेसिस, सेल से बोल रहे हैं, सेल डिवीजन का पार्ट है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से जीव द्विविभाजन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन से कौन करता है, अभी बताया था, लेशमेनिया। ठीक है, लेशमेनिया क्या करता है, द्विखंडन करता है। आगे देखते हैं, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति क्या है। किसकी बात कर रहा है, संयोजी ऊतक की बात कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है। घनी तरह से पैक, एक के ऊपर एक नहीं, एक दूसरे से दूर। एक कनेक्टिव टिश्यू हमेशा क्या रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। और इनके बीच क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ये भी आ सकता है किसके कारण क्यों दूर रहते हैं, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना, पढ़े हैं। तो क्या होते हैं, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, मैं देख लेता हूं, सघन संयोजी ऊतक, कौन कौन से रहते हैं, स्नायु पड़ा है, लीगामेंट, कंडरा, टेंडन। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, लीगामेंट, और क्या पड़ता है, कंडरा, टेंडन। ये क्या है, ये क्या है, सघन संयोजी ऊतक हैं। अब ये लीगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये, हड्डी प्लस हड्डी, कौन, लीगामेंट। टेंडन क्या करता है, हड्डी को क्या करता है, मांसपेशी से जोड़ता है, मांस पेशी, हड्डी प्लस मांसपेशी क्या, टेंडन, और हड्डी प्लस हड्डी क्या, लीगामेंट। ठीक है, और ये क्या है, सघन संयोजी ऊतक है। और क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले ढीले संयोजी ऊतक, कौन से रहते हैं, एडिपोज। ठीक है, एडिपोज और एरियोलर, एरियोलर, एडिपोज को ही क्या बोलते हैं, वसा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वसा ऊतक। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, ढीले संयोजी ऊतक, ढीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, और ये एक दूसरे से दूर रहते हैं क्योंकि इनके बीच क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जीवन गतिविधियों के लिए आवश्यक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को मुक्त करता है। एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी ऊर्जा ग्रह है, एक ही है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर। तो एटीपी जहां पे भी आ रहा है वहां पे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका के एक सिरे पर डेंड्राइट होता है, न्यूरॉन। अभी हमने शायद तीसरा क्वेश्चन है न्यूरॉन से, डेंड्राइट कहाँ होता है, न्यूरॉन में होता है। अभी डेंड्राइट करता क्या है, ये बता दिया था, नहीं बताया था, देख लेते हैं। अभी का ठीक बना है, ठीक है, पिछला का नहीं बना था इतना ठीक। ये क्या है, शाखा है, यही है डेंड्राइट, ये क्या है, डेंड्राइट है। ठीक है, 5 रहती हैं वैसे, मैं अभी 3 बना रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डेंड्राइट। अब यहां से दूसरा न्यूरॉन होगा और उसका क्या होगा, ये वाला सिरा, एक्सॉन टर्मिनल, इसके डेंड्राइट से जुड़ेगा। ऐसे ही चेन बनती जाएगी ऊपर तक, और क्या, ऐसे ही सिग्नल पहुंचते हैं। तो ये जो है डेंड्राइट क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करेगा। ठीक है, क्या करता है, सिग्नल क्या करता है, स्वीकार करता है या रिसीव करता है, स्वीकार। याद रखना इसको, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डेंड्राइट का क्या काम है, एक्सॉन टर्मिनल का क्या काम है, एक्सॉन का क्या काम है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिग्नलों को, आने वाले सिग्नलों को स्वीकार करता है। किससे स्वीकार कर रहा है, एक्सॉन टर्मिनल से। ठीक है, आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं और ऐसे ही एक चेन बनी हुई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? Which of the following function is not associated with the Golgi complex? यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीनों को संशोधित और पैक करता है। यह पदार्थों को कोशिका के बाहर परिवहन और स्रावित करता है। नहीं, कोशिका के बाहर कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली यह लाइसोसोम बनाता है जो अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, नहीं ये भी गलत है। यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति प्रदान करता है। नहीं, ये भी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीनों को संशोधित और पैक करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पोस्टमैन है और ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं पहले भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली के भीतर का तरल पदार्थ है? प्लाज्मा झिल्ली के भीतर का तरल पदार्थ बताया था ना अभी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच का तरल पदार्थ क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका द्रव्य भी कहते हैं इसको, कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक नहीं है हाँ इसका हिस्सा। कोशिका ये साइटोप्लाज्म या कोशिका प्लाज्म या कोशिका द्रव्य का हिस्सा केंद्रक नहीं है। केंद्रक की झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली के बीच का भाग क्या है? वो है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक प्रांगमय झिल्ली क्यों कहा जाता है? अरे नाम में ही छुपा है, चयनात्मक। चयन करेगी फिर अंदर भेजेगी, या चयन करेगी फिर बाहर भेजेगी ना। तो यह केवल दो पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने देती है। नहीं भाई, यह अनवांछित पदार्थों को घोल देती है। नहीं, कोई घोलना उलना नहीं होता। यह सभी पदार्थों को स्वतंत्र रूप से गुजरने देती है। नहीं, यह सभी पदार्थों को प्रवेश करने से रोकती है। ये डी ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी पदार्थों को प्रवेश करने से, सब ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार चलो चलो जो है पदार्थ सीधे अंदर ही चलो। नहीं, उनको रोकती है। जो आवश्यक होगा उसे अंदर भेजेगी, जो कोशिका के लिए आवश्यक होगा, और जो कोशिका के लिए अनावश्यक होगा, हानिकारक होगा, तो उसे बाहर कर देगी निकाल के। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट नहीं है? अभी बताया था। प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट है, केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो नहीं है वही आंसर है। ये भी एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है, ये भी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है, ये भी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या है? केवल प्लांट सेल में होता है। केवल क्या होता है? प्लांट सेल, प्लांट या पादप कोशिका में होता है केवल। ठीक है, क्या? क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिका। और काम क्या करता है ये? प्रकाश संश्लेषण का, याद रखना इसको, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में दिखाई देती है? कौन सी? जैसे कभी देखा है प्याज की झिल्ली या कुछ ऐसा देखा है माइक्रोस्कोप में? तो केवल एक ही चीज है जो दिखाई देती है, और इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, और ये क्या होता है? बाह्य आवरण होता है किसी कोशिका का, और वह है कोशिका झिल्ली। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? एक मुकुलन बार बार कोशिका विभाजन के कारण एक उभार के रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगला भी देख लेते हैं, एक मुकुलन बार बार कोशिका विभाजन के कारण एक उभार के रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। दोनों एक ही तो है। एक मुकुलन केवल लैंगिक प्रजनन के दौरान बनता है। नहीं, कोई लैंगिक प्रजनन नहीं, रीजनरेशन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनसे बनता है। और एक मुकुलन शरीर के टूटे हुए हिस्से से बनता है और एक नए जीव में विकसित होता है। टूटे हुए हिस्से से मुकुलन नहीं,
टूटे हुए हिस्से नहीं, बाद में टूटेगा, पहले मुकुलन बनेगा। तो आंसर ए या बी, दोनों एक ही है, कोई भी ले लो, सेम है। ठीक है, एक मुकुलन बार बार, अभी मैं बता चुका हूँ, एक उभार उत्पन्न होता है हाइड्रा में। ये हाइड्रा है आपका, यहाँ से एक उभार उत्पन्न होगा और धीरे धीरे परिपक्व होगा। ठीक है, और फिर नीचे गिर के क्या कर देगा, नया हाइड्रा बना देगा। इस टाइप से होता है मुकुलन। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पोषण, इससे पहले तो ये देख लो, अमीबा में पोषण, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ये मेन क्वेश्चन है, ये पूछता है बहुत बार। फैगोसाइटोसिस, भक्षकाण प्रक्रिया। ठीक है, और पहले अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, बिल्कुल ये प्रक्रिया ठीक है। पहले किसी चीज को अंदर लेगा, पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, फिर अपशिष्ट पदार्थ का क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर कुछ और चाहते हैं मुझसे, और कोई टॉपिक में मैं पढ़ाऊँ या कुछ ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।